हेलो स्टूडेंट्स, आपका अलजेब्रा की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो हमने सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है, जिसका नाम है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। मैंने ये बताया है तुम्हें कि प्रथम कोटि और जो प्रथम घात फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? mxy प्लस nxy dy dx इक्वल टू 0 ये होता है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है m dx प्लस n dy। मतलब mxy तो रहेगा ही, मैं m ये हटा रहा हूँ। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि m क्या है, x और y का फंक्शन है। dx यहाँ भेज दिया है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में वैसे ही दिखाने के लिए भेजा गया है कि ये और ये इक्विवेलेंट है। बाकी डी बाई डी ए तुम जानते हो, डी वाई का और डी एक्स का अलग अलग तो कोई महत्व तो होता नहीं है ना, क्योंकि ये भाग है नहीं एक्चुअली में। ये जब तो इसे बटे नहीं बोलते, हम डी बाई डी एक्स बोलते हैं सीधे, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई भाग डी एक्स, तो ऐसे सब गलत है। डी वाई डी एक्स शॉर्ट में देखिए, ये इसका व्यापक रूप है। हमने जनरली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में कि क्या होता है उसका हल। उसको समाकलन भी बोलते हैं, उसका पूर्वक भी बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ये तीन प्रकार के होते हैं कि जितनी कोटि है उतने ही स्वेच्छाचार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें आ गए, तो उस हल को बोलते हैं व्यापक हल। व्यापक हल में उन स्वेच्छाचारों की जगह पर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पर, किसी एक की जगह पर या एक से अधिक की जगह पर हम वैल्यू रख देते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, तो फिर हम उससे बोलते हैं क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। और जो विचित्र ही है उसे बोलते हैं विचित्र हल। मतलब वो कैसे है? वो उसमें कुछ भी मान रख रख के हम देख लें। व्यापक हल में जो स्वेच्छाचार आते हैं उनकी जगह पर कुछ भी मान रख के देखें, कोई भी स्वेच्छाचार रख के देख लो, कभी C1 की जगह, कभी C2 की जगह, कभी C3, जितने भी स्वेच्छाचार हैं वो कभी नहीं आने वाला। ऐसा हल तो होगा, उसे सेटिस्फाई तो कर रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन ऐसा हल जो कभी भी मान रखने पर प्राप्त नहीं होता स्वेच्छ अचरों की जगह पर, तब उस हल को हम बोलते हैं विशिष्ट हल। और में जनरल पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए, और आपने वो फर्स्ट एक्सरसाइज में किए भी होंगे क्वेश्चन, जिसमें पहला सवाल इंटीग्रेशन का है। उसमें वो इंटीग्रेशन पहले हटाया जाएगा डिफरेंशिएशन करके। यदि बहुत लोगों की थिंकिंग ये होगी सर मैं तो इसे सॉल्व कर दूंगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा दे रखा है उसमें, तो आप जैसे ही उसे सॉल्व करोगे ना, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मैंने तुम्हें बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है ना। तो आप इस कांस्टेंट को कैसे हटाओगे? तो ये भी हटाना, ये कैसे हटेगा? फिर अवकलन करके। तो आपको फिर उसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा पूरे का। तो वहाँ जो ऑर्डर 2 है या 3 है वो एक बढ़ जाएगा, आपको दिखेगा, है ना, बढ़ता हुआ। तो आप पहले समाकलन के चिन्ह को हटाएंगे। हमने फॉर्मुलेशन भी पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्वरूपण, डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे होता है। तो हमें एक वक्रों का कुल दिया जाता है, या तो वो इक्वेशन सीधा दिया होगा, नहीं तो वो लैंग्वेज में लिख के देगा, हम उसे निकालेंगे इक्वेशन को, किसके को? फैमिली ऑफ कर्व्स, वक्रों के कुल के को। उसका अवकलन करेंगे, कितनी बार करेंगे? जितनी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और फिर उतनी बार अवकलन करके जो हमें समीकरण सब मिले हैं उन सब के स्वेच्छाचारों का विलोपन आसानी से हो जाएगा। आपने एग्जाम्पल भी किए होंगे, और एक्सरसाइज भी फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट में दे रखे हैं ए में, ये आपने देखे होंगे। नहीं हुए हो तो मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा उन्हें अगली वीडियो में, ठीक है। वहां से फॉर्मुलेशन हमने सीखा। अब हम बात करते हैं, और यहां से आगे इसी की बात होगी हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बड़ी विडंबना आगे चल के ये हो जाती है कि इसको सॉल्व करने के इतने तरीके आ जाते हैं कि हमें ये पहचान मुश्किल हो जाती है कि हम किस मेथड से सॉल्व करें। तो यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को धीरे धीरे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ डेली डिफरेंट माइंड सेट करके, मतलब कि अच्छा ऐसे सवाल होते हैं तो ऐसे करते हैं, ये मेथड तब लगता है, ये मेथड जब लगता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप उसे पढ़ोगे, तब आप, अब हो सकता है इस बीएससी में आप शायद कर पाएँ क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ यूनिट डिवाइड होती हैं कि इस यूनिट का है, इस यूनिट का है, इस यूनिट का है। लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आप पे 2 बुक होंगी। चलो 2 बुक में भी एक मान लो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की है, वो दिख जाएगा ये पार्शियल है। ये पूरी बुक होगी जिसमें आप इस साल ही 7 चैप्टर पढ़ने वाले हो, 1 से लेकर 7 तक।
तो जब तुम 7 चैप्टर पढ़ने वाले हो और 10वां चैप्टर भी पढ़ेंगे हम, यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो जब आप इतने चैप्टर पढ़ोगे इन सब में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, तो आप वहाँ फिर ये चीज़ फील नहीं कर पाते कि किस मेथड से करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आज भी ऐसे बहुत हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। तो बड़ी समस्या ये नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है कि नहीं होता, बहुत बार नहीं भी होता। आज तक बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन अब भी ऐसे रह चुके हैं या रहे हैं या अब भी हैं जिनके सॉल्यूशन आज तक नहीं मिल पाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अपने मन से बनाए और सॉल्यूशन करने की सोचें, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसा भी दिया जाए जिसका सॉल्यूशन है, तब भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसे किस मेथड से किया जाए। तो चलिए हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए आपको धीरे धीरे से ये चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से आपको कब करना चाहिए। चलिए पहली बात तो आप ये सेट कर लें अपने माइंड में कि इस चैप्टर में हम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, प्रथम कोटि के और प्रथम घात के अवकल समीकरण। उनका व्यापक रूप लिख दिया तो या तो ऐसा मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन या ऐसा मिलेगा। अब इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ दे, डी बाई डी एक्स बराबर कुछ लिख दे, कुल मिलाकर के ये बात है, यहाँ एक्स वाई का कोई फंक्शन लिख देगा। कुल मिलाकर के आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए, ना तो डी वाई डी एक्स की तुम्हें एक से ज़्यादा घात मिलेगी और ना 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर के अवकलज मिलेंगे कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया या डी क्यू वाई डी एक्स क्यू मिल गया। सब मना है सिर्फ डी वाई डी एक्स, वो भी सिंगल घात में, एक घात में। ऐसे मिलने वाले हैं इस चैप्टर में और उनको सॉल्व करने के मेथड सीखने वाले हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होते, कुछ खास मेथड से होते हैं, कुछ खास तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, हमारे तरीके से मैच नहीं करता होगा तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन कौन से किस किस तरीके के हों डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे हम उन्हें सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आप नोट लगा के लिख लीजिए। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। यदि यह अवकल समीकरण फर्स्ट निम्न प्रकार का हो तो उसे आसानी से हल किया जा सकता है या उसका आसानी से हल ज्ञात किया जा सकता है। If differential equation first is the form of following, then its solution can be find easily. तो इसका सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल पाएंगे यदि ये निम्न में से एक हो। कौन से निम्न में से एक? ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे इन प्रकारों में से हुआ तो मैं इसे आसानी से सॉल्व कर दूंगा और हम इन्हीं को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला, जिसमें या जिसमें की जगह लिख लो अवकल समीकरण जिसमें चर पृथक किए जा सके। डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेट, जिसमें चर पृथक किए जा सके। दूसरा, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस हुआ तो सॉल्व कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट हुए तो सॉल्व कर देंगे। तीसरा, समघात नहीं हो, समघात में चेंज हो जाए, समघात में रिड्यूस हो जाए तो उसे बोलते हैं समघात में समानयन, परिवर्तित हो जाने को क्या बोलते हैं? समानयन, नयन, रिड्यूसिव, समानयन होने वाले अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो रिड्यूस किए जा सके होमोजीनियस में। या तो होमोजीनियस हो या होमोजीनियस नहीं हो तो रिड्यूस किया जा सके, बदला जा सके। अब बदले भी सब नहीं जा सकते, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिया पकड़ के बदल दिया समघात में, कुछ खास टाइप के होंगे वो भी बताएंगे हम कौन से बदले जा सकते हैं। चौथा, आप डेफिनेशन वैसे पढ़ के आ चुके हो इसकी, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक हुआ, अब मैं इस वाले रैखिक की बात कर रहा हूं जिसमें डी बाई डी एक्स ही आएगा, बस फर्स्ट ऑर्डर का रैखिक। मैंने रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा आपको लिखाई हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन वो जनरल लिखाई है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे। अब मैं ये पढ़ा रहा हूं कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हुआ तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। कैसा? फर्स्ट ऑर्डर का और
फर्स्ट डिग्री का। वो जो डेफिनेशन थी वो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, ये उनमें से भी खास छांटे कौन से, फर्स्ट ऑर्डर के और फर्स्ट डिग्री के। फिर पांचवा वही रैखिक नहीं हो तो रैखिक में समानेन हो जाए, रैखिक में समानेन होने वाले अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूस हो गया तब सॉल्व कर देंगे। और छठवां यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और सातवां फिर वही एग्जैक्ट नहीं हो, एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाए तो यथार्थ अवकल समीकरण में समानेन होने वाले अवकल समीकरण, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस मेथड के, ये मेथड हमें इस चैप्टर में पढ़ने, इन मेथडों को पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो इनमें से कोई हो। समझ में आई बात। अब इनके हम एक एक करके मेथड पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से किताब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये है, इसकी एक पॉइंट बना दी है उसके क्वेश्चन, ये है इसका एक पॉइंट बना दिया उसके क्वेश्चन, फिर ये है उसका एक पॉइंट बना दिया उसके क्वेश्चन। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि आपको पता है कि वो सवाल इससे हो गई सब। फिर अगली एक्सरसाइज के जिस दिन मैं मेथड बताऊंगा उससे ही होने, लेकिन दिक्कत आएगी आपको पेपर में। इसलिए आप पहले से ही ये देखते चलें कि सवाल जब आपके सामने आए तो आप कहाँ से उसे उठाना स्टार्ट करोगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो इससे होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो यथार्थ से होगा। भाई अभी तो बुक है, यथार्थ की मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद की जो पॉइंट होगी वो यथार्थ वाले ही सब क्वेश्चन होंगे उसमें। ये तो छाट छाट के रखे ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसमें। रैखिक के बारे में बताया मैंने, तो रैखिक के एग्जाम्पल होंगे, फिर रैखिक लीनियर के क्वेश्चन होंगे, तो वो सब इससे होने। तो आपका माइंड तो कोई ज़्यादा खास दिमाग नहीं लगाने वाला। तो इसलिए आप पेपर में कैसे काम करोगे, पेपर में तो वहाँ नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो उसके लिए आपको क्या तरीका होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को देखने का व्यू क्या होना चाहिए, आप कैसे उसके बारे में सोचें कि ये उससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अवकल समीकरण जिसमें चर पृथक किए जा सकें। डाल सकते हैं हेडिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेट। यदि अवकल समीकरण फर्स्ट, मैंने फर्स्ट बता दिया, मैं बार बार ये लिखता रहूंगा फर्स्ट फर्स्ट, अभी बताया ना फर्स्ट को ऐसी शक्ल में बदल दें। देखना मैं कैसी शक्ल बता रहा हूं, f1x dx इक्वल टू f2y dy। मतलब ये केवल x का फलन है, देखो यहां x ही तो लिख रहा है, तो dx के साथ तो आ जाए x ही x का फलन और dy के मल्टीप्लीकेशन में आ जाए y का फलन। यदि इफ अवकल समीकरण फर्स्ट को ये लिख दिया के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, ये लिख देंगे, लिखा जा सके, तो ये मेथड हमारा कारगर हो जाता है। तब हम कहते हैं कि इसके चर पृथक हो गए। देखो चर पृथक का सीधा सीधा मतलब है वेरिएबल सेपरेट का, कि एक साइड में एक्स एक्स हो गए और दूसरी साइड में वाई वाई हो गई, तब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सीधी मतलब मेथड कुछ नहीं है, सिर्फ तरीका है कि आप कब सॉल्व कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कि यदि आप एक्स एक्स एक तरफ कर पाए, वाई वाई एक तरफ कर पाए, तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे और उस मेथड का नाम दिया जाएगा चर पृथक्करण विधि। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चर पृथक्करण विधि। इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि dx dy ऊपर ही रहने। जैसे कभी कभी क्या सोचते हैं बच्चे कि एक्स स्क्वायर ऊपर ले और नीचे रखूं, dx नीचे ले जाते हैं। नहीं, dx dy तो ऊपर ही रखने। अब उसके अकॉर्डिंग लाओ, dx तो ऊपर ही रहेगा। अब चाहे एक्स स्क्वायर उसके साथ आ रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो उसकी,
एक्स स्क्वायर चाहे मल्टीप्लीकेशन में आए चाहे नीचे जाए, dx के लिए कंप्रोमाइज नहीं है, dx ऊपर ही रहना है, dy ऊपर ही रहना है, तो dx dy तो ऊपर ही रहने चाहिए। dx को ऊपर रखते हुए अब x के फलन को लाओ, ऊपर नीचे कहीं भी जाए। ये फंक्शन y का कुछ भी हो सकता है, sin x हो, 1/sin x हो, 1/y हो, y हो, e की पावर y हो, e की पावर माइनस y हो, चाहे इससे dy के नीचे आए चाहे ऊपर आए, मतलब dx dy के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, वो ऊपर ही रखने हैं। अब उसके अकॉर्डिंग dx की तरफ x वाले सब भेज दो, dy की तरफ y वाले सब भेज दो। यदि ऐसा आप कर पा रहे हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे ये मेथड फेल हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, चर पृथक्करण विधि से यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैंने पहले लिख दिया है, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन की इस रूप में लिखा जा सके तो इसे चर पृथक्करण विधि से हो गए, चर पृथक्करण विधि से हल किया जा सकता है। Then it can be solved by बैरियल सेपरेशन मेथड, चर पृथक्करण विधि से हल किया जाता है। कैसे? कुछ नहीं, नथिंग, ये dx है, x वाला फंक्शन है, मुझे यही तो हटाने, तो दोनों ओर क्या कर दो, अवकलन, सॉरी समाकलन, सेकंड का दोनों ओर समाकलन करने पर, है ना, और इंटीग्रेशन बोथ साइड्स ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन करो, f1x dx इक्वल टू f2y dy। ये x ही x का फलन है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो रहा है तो ठीक करो, नहीं हो रहा तो ऐसे ही छोड़ो। तो हो रहा होगा तो मान लो ये किसका फलन आएगा, x ही x का तो आएगा, कुछ और तो आ नहीं सकता, इसमें y आ जाए, x ही x का आएगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया कैपिटल F1x, चाहे आप phi1 दे लो, phi1x, इसका नाम दे दिया मान लो phi2y, कोई कांस्टेंट लगाना चाहो तो कांस्टेंट लगा सकते हो दोनों का। तो इसमें x है, y है, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना आया, एक ही तो आया, एक ही आना है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर कितना था उस मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का जो यहाँ लिखा था, एक ही था, तो एक ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापक हल में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, एक ही आएगा, c। अब इस c की जगह पर यदि आप कुछ मान रख दो, 5 रख दोगे, तो ये फिर कौन सा हल हो जाएगा, विशिष्ट, है ना, पर्टिकुलर। विचित्र इससे नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, विचित्र के लिए चैप्टर सेकंड है, पर्टिकुलर उसी के लिए। अब देखो कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे माना जाएगा, ये इसी से निकाला है, ये ऑब्वियसली उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट को करेगा, फर्स्ट को हमने ऐसे लिख दिया, इसको करेगा। इसमें डेरिवेटिव कोई है नहीं, dx dy टाइप का कुछ नहीं, सिर्फ x है, y और कांस्टेंट है, तो ये सॉल्यूशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने यही तो लिखी थी सॉल्यूशन की डेफिनेशन, क्या कि अवकल समीकरण में उपस्थित चरों में, अवकल समीकरण में उपस्थित चरों में। अब यहाँ हम साधारण अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं तो एक ही स्वेच्छा चर होगा, सॉरी एक ही तो स्वतंत्र चर होगा और एक ही परतंत्र चर होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों एक एक होंगे। तो हमने मान लिए 2 x और y परतंत्र, x स्वतंत्र, तो x और y में एक संबंध आना था आगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि ये मेथड एप्लीकेबल है या नहीं है। वो कैसे देखते हैं, ऐसे, यदि आप ऐसे लिख पाए तो लग जाएगा, नहीं लिख पाए तो नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे देखिए एग्जांपल, dy dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई है। तो देखो मैं अभी इसे ऐसे करूं, dy dx इसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। इसमें से e की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये x ही x का फंक्शन है। तो मैं अभी कह रहा था कि dy और dx तो ऊपर ही ऊपर रखने हैं, तो यहाँ तो dy रहेगा ही रहेगा, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ dy रहना ही रहना है, ऊपर ही है, यहाँ dx रहना ही रहना है। अब इसके अकॉर्डिंग लाओ, dy के पास लाओ, इधर कौन है y का, ये, तो ये dy के नीचे लाओ, तो e की पावर y, ये इधर पहुंचा तो ये यहाँ रह गया e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर और इंटीग्रेशन, इसका क्या हुआ, e की पावर y का e की पावर y हो गया,
अब तुम चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ एक कांस्टेंट लगाओ c1, यहाँ दूसरा कांस्टेंट लगाना उधर e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 हो गया, और यहाँ c2, लेकिन ये c1 वहीं चला जाएगा c2 के पास, और c2 माइनस c1 एक दोबारा एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो हम कहेंगे e की पावर y माइनस e की पावर x माइनस x क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक कांस्टेंट नाम दे दिया उसे c, वेयर c क्या है, c1 माइनस c2 है c। तो ऐसा नहीं होता कि आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्या है, वहाँ तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे थे, ऐसा तो आप इनको कल से 5 कर दोगे भाई, कोई भी कांस्टेंट हो, ऐसे तो इसको 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 4, 2 कांस्टेंट नहीं है, एक ही है। तो जब ये अलग अलग कांस्टेंट ऐसे माने जा सकते थे, ये c1 के संग x आ रहा हो, वहाँ नहीं आ रहा हो, तो अब ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और कोई यूँ कहे c1 x³ और यहाँ आ रहा हो c2, ये नहीं आ रहा हो, तब भी ये 2 नहीं है, क्योंकि x³ के एक ही फंक्शन के साथ यदि 2 लग रहे हैं तो उन्हें 2 नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। तो यहाँ से x ये हटा लो, ऐसे तो आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ y वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ हो गए, यहाँ y के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, या x के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे लगा कि ये ऐसा लिखा जा सकता है, एक तरफ y हो सकता है dy की ओर, एक तरफ x हो सकता है dx की ओर, तो मैंने ये मेथड लगा दिया, दोनों तरफ समाकलन करना होता है, फिर कुछ नहीं करना होता। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप इसे नोट कर लें, और आपकी एक्सरसाइज है पहले चैप्टर का B, उसे देखें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं इसके। एग्जाम्पल मान लो ये हो sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy इक्वल टू 0, मान लो ये हो गया ना m dx प्लस n dy टाइप का। आपका चैप्टर फर्स्ट का है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, इसमें dy dx आ रहा है, इसको आप सही तरह से लिखोगे। मैंने क्या बताई थी इसकी फॉर्म, ऐसे ही तो बताई थी कि एक फंक्शन आएगा x और y का, वहाँ dx लग रहा होगा, दूसरा फंक्शन आएगा x और y का, या dy लग रहा होगा, तो इसको ऐसे लिखते थे ना m प्लस n dy dx। तो कितने ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, कितनी कोटि, फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो जाएगा, तो देखेंगे कैसे, ऐसे देखेंगे कि मैं ये सोचूं कि dx को तो मैं यहाँ रखूँ, dy को मैं यहाँ रखूँ, तो क्या ये dx की ओर सब x वाले आ सकते हैं, उधर कोई नहीं बचे x वाला, तो देखते हैं। चलो dx के साथ कौन था x वाला, sec² x, ये यही है भी, dx ऊपर ही था तो ये ऊपर ही रहना है। dy के साथ y वाला कौन है, वो तो उधर ही रखना है, sec² y। अच्छा पहले तो उसको उधर ले गए तो एक माइनस आया होगा, तो माइनस लगा दो, इधर tan x गया है ना, मुझे x वाले तो सब इधर लाने, तो ये tan x नीचे आया। मैंने कहा ना dx dy ऊपर ही रखने, तो मैंने dx ऊपर ही रखा, dy ऊपर ही रखा। अब इधर कौन बच गया y का, tan y, तो ये नीचे आ गया। देखना इधर x ही x, इधर y ही y, और कोई दिक्कत तो नहीं, चल प्रत्येक भी लग जाएगी। दोनों ओर समाकलन कीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, sec² x tan x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन sec² y अपॉन tan y dy, और दोनों का ये कांस्टेंट लगा दो c। कांस्टेंट हमारी इच्छा अनुसार भी हो सकता है, log c की पावर c, मुझे जैसा चाहिएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट को किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है आप बात मेरी, कि c लिखूँ मैं, log c लिखूँ, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। वैसे आप लगा जब भी दिया करो, जैसे ही समाकल का चिन्ह लगता है तुरंत कांस्टेंट लग जाना चाहिए, है ना। जैसे ही समाकलन आपने, जैसे मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया, सीधा किया तो ये लगा दिया, पर आप यदि साइन लगा रहे हैं, और बहुत से लोगों की ये थिंकिंग है कि आप जैसे साइन लगाया करते हैं जब कांस्टेंट लगाते हैं, गलत बात है। कांस्टेंट तुरंत लग जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि समाकलन करना, ठीक है। ये कांस्टेंट तभी लगा देते हैं जैसे इंटीग्रेशन का साइन आता है। चलिए अब इस इंटीग्रेशन को कीजिए, मान लो tan x क्या है, u मान लिया है, यहाँ tan y को t मान लेते हैं। आपको पता है ऐसे क्यों है, क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव आ रहा है। वैसे भी आपको पता है कि नीचे फलन हो, ऊपर फलन का अवकलन हो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log x, log ऑफ फलन,
log ऑफ एफ एक्स होता है। तो नीचे 10x है, ऊपर उसका अवकलन है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ना भी ये लिखें, छोटा लेवल हो जाता है ऐसे लिखने से, सीधे भी लिख सकते हैं log 10x। नीचे फलन हो, ऊपर फलन का अवकलन हो, तो उसका इंटीग्रेशन आता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन। ऐसे ही सेम यहाँ log ऑफ फंक्शन 10y। log ही log आ रहे हैं तो c को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं log a। दिखा देंगे जहाँ वेयर c क्या है, वेयर c इक्वल टू log a। ठीक है, अब इसे इधर ले आइए, log 10x प्लस log 10y इक्वल टू log a। log a प्लस log b, log a भी, तो यहाँ हो जाएगा log 10x 10y इक्वल टू log a। एंटी लॉग ले लो दोनों ओर, तो ये log log हट जाएगा, 10x 10y इक्वल टू a। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कौन? a। होना भी एक था क्योंकि इसका ऑर्डर कितना था? एक। जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही उसके सॉल्यूशन में क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो आप एक्सरसाइज ए के और बी के सभी सवाल और एग्जाम्पल कीजिए। आपको जिन सवालों में कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो आप हमें बताइए, जिससे हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको दे सकें सॉल्यूशन उसका। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ सभी को मिले। और आप भी हमारी इन ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठाइए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए, और जो जो दिक्कत आपको आ रही हैं आप हमें प्लीज़ हमसे उन्हें शेयर कीजिए। और किसी चीज़ को लेकर हमारी वीडियोज़ में कोई भी आपको दिक्कत लगे, कोई कमी लगे, तो आप हमें ज़रूर बताएं और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।